हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेटिव पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, चलिए। तो इसका जो पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग नोट भी कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। कहता है उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। उत्तर लेंस को जो है अभिसारी लेंस आखिर क्यों कहा जाता है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो उत्तर में कहता है कि उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तर लेंस को क्या कहता है, अभिसारी लेंस भी कहता है। आप लोग याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कि उत्तर लेंस को और किस लेंस के नाम से जानते हैं, तो अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी अक्ष के समानांतर चलने वाले सभी आपतित किरणें लेंस से, ठीक है, अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष की एक बिंदु F, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ एक बिंदु F बना हुआ है, संसृप्त हो जाती हैं। क्या होता है? संसृप्त हो जाती हैं। अतः उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ध्यान देंगे, कहता है कि जो है समांतर चलने वाली सभी आपतित किरण, ये क्या है? ये आपतित किरण है। ये क्या है? आपतित किरण, मतलब जो है किरण आती हुई है। ठीक है, आ रही है किरण। और ये कौन सा लेंस है? तो इस लेंस को हम क्या कहेंगे? इस लेंस को हम उत्तर लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं? तो उत्तर लेंस कहते हैं। तो उत्तर लेंस से टकराने के बाद क्या होता है, ये जो है ये अभिसारी हो जाता है। क्या होता है? अभिसारी हो जाता है, जो सभी किरण जो है एक जगह आके मिल जाती है। तो इसी कारण इसको हम क्या कहेंगे? उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अगला जो प्रश्न है 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है, 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे और इसे किरण आरेख से दर्शाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले करना है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को बताना है। तो चलिए प्रकाश के परावर्तन के नियम को बताते हैं। उत्तर में कहता है कि प्रकाश की किरणें जब किसी चिकने सतह पर पड़ती है, तो क्या होती है? तो परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन के जो है 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। आप लोग याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए। प्रकाश इसमें आएगा क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। चलिए इसके चित्र के माध्यम से देखते हैं। यहाँ देखिए, ये क्या है? एक समतल दर्पण है। क्या है? एक समतल दर्पण है। इसमें क्या है? एक आपतित किरण आ रही है और चिकनी सतह से वो क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। क्या होता है? टकराने के बाद क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। तो ये जो आती हुई किरण है, ठीक है, इसको हम आपतित किरण कहते हैं, और ये जाती हुई जो किरण है इसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। और बीच में ये जो OW से जो दर्शाते हैं इसको हम अविलंब कहते हैं। क्या कहेंगे? अविलंब कहेंगे। और इसके बीच में जो है आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो चलिए प्रकाश के परावर्तन के जो है 2 नियम होते हैं, तो उसको भी देखते हैं। तो ये जो नियम है, पहला नियम क्या कहता है? प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तक सतह पर आपतन बिंदु से डाला गया अभिलंब तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है, जो कि आप पीछे देख चुके हैं। ठीक है, ये क्या है कि ये आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होता है? एक ही बिंदु पे होता है। ठीक है, चलिए इसमें जो है दूसरा जो नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे कि आप यहाँ देखे हैं, ये जो है आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। दोनों का जो मान होता है वो क्या होता है? सेम होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति कैसी होती है। समतल दर्पण में, ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण की बात बोल रही है। ठीक है, यहाँ उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की बात नहीं है, यहाँ समतल दर्पण की बात है। कहता है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर क्या कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? चलिए पहला देखते हैं। कहता है बिंब, जिसको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, बिंब के समान प्रतिबिंब का साइज होता है। ठीक है, जितना बड़ा कोई वस्तु रहता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट रहता है, उतना ही बड़ा उसका क्या दिखाता है? प्रतिबिंब भी दिखाई देता है। समतल दर्पण में यही एक खासियत है। इसका दूसरा जो कहता है प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है। प्रतिबिंब जो है इसमें ये दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितनी दूरी पर वह वस्तु समतल दर्पण के सामने होता है। ठीक है, तीसरा जो कहता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसमें कौन सी प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाता है कि किस दर्पण में जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण में क्या बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है।
चलिए अगला जो प्रश्न है कहता है कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं। कहता है सामान्य नेत्र में जो है 25 सेंटीमीटर से निकट, 25 सेंटीमीटर से और निकट जाएंगे तो वो क्या होता है कि वो जो वस्तु कोई भी अक्षर लिखा रहता है तो वो स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता, चलिए इसका उत्तर देखते हैं आखिर क्यों नहीं दिखाई देते हैं। तो इसका उत्तर कहता है कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तुओं को जो है आँख स्पष्ट रूप से देखता है, आँख जो है स्पष्ट रूप से देख लेता है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। लेकिन क्या होता है कि 25 सेंटीमीटर से कम निकट रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब जो है दृष्टिपटल पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है। दृष्टिपटल पर क्या होता है वह स्पष्ट रूप से सही तरीके से नहीं बनता है, ठीक है। अतः यही क्या कारण है कि मानव वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कहता है प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, ध्यान देंगे कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम, जब प्रकाश आती है तो एक माध्यम से क्या होती है दूसरे माध्यम में चले जाते हैं, ठीक है। उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन, उसकी दिशा में जो परिवर्तन हो जाती है की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के जो है दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं, तो दो नियम होते हैं। ध्यान देंगे प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम होते हैं, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, या क्वेश्चन पूछ सकता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो दोनों का दो दो नियम होता है। चलिए तो प्रकाश के अपवर्तन के पहला नियम देखते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होती है, जैसे कि प्रकाश के परावर्तन में बताए थे, ठीक है। तो क्या होता है कि आपतित किरण, जो आपतित किरण आती है, ठीक है, वो परावर्तित किरण जो बनती है वो, और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होती है वो तीनों क्या होते हैं एक ही तल में होता है, ठीक है। और इसका जो दूसरा नियम है, तो दूसरा नियम कहता है कि प्रकाश के किसी खास रंग के लिए, प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या एक निश्चित अनुपात में होता है। क्या होती है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या जो होती है वो एक निश्चित अनुपात में होता है, जिसे अपवर्तनांक भी कहते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो आप यही आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कहता है अवतल, उत्तल एवं समतल दर्पण के दो दो उपयोगों को लिखना है, ठीक है। अवतल दर्पण के, उत्तल दर्पण का और समतल दर्पण के दो दो उपयोगों को चलिए बताते हैं, लिखते हैं। तो आप लोग नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए इसका उत्तर कहता है कि अवतल दर्पण का उपयोग। चलिए सबसे पहले अवतल दर्पण का दो उपयोग देखते हैं। तो अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है, आप लोग ध्यान देंगे, पहला जो उपयोग है कहता है कि दाढ़ी बनाने के लिए चेहरा देखने में, जब दाढ़ी बनाते हैं तो उसमें चेहरा देखने के लिए क्या करते हैं, अवतल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है, उपयोग करते हैं। इसका दूसरा पॉइंट कहता है कि डॉक्टर इसका उपयोग कान, मुंह आदि के अंदर प्रकाश फोकस पर कर जो है अंदर की बीमारियों का पता लगाते हैं, ठीक है। जब डॉक्टर जो है मुंह या कान के अंदर जो देखते हैं तो उसमें जो है लाइट में जो है कौन सा अवतल दर्पण लगा रहता है, जिससे उसको देखने में आसानी होती है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट इसमें कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है कि मोटर गाड़ी के अग्रदीपों में, मोटर गाड़ी के क्या करते हैं अग्रदीपों में लगा रहता है ये अवतल दर्पण। इसके बाद जो है उत्तल दर्पण का उपयोग देखते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग में जो है पहला उपयोग क्या है कि इसको कहता है कि साइड मिरर के रूप में करते हैं। गाड़ी के जो साइड मिरर रहता है, ठीक है, दोनों साइड से, तो उसके रूप में उसमें जो है उत्तल दर्पण ही लगा रहता है। आप लोग ध्यान देंगे कि उत्तल दर्पण के रूप में क्या करते हैं, साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं। और दूसरा पॉइंट कहता है कि रोड लाइट में परावर्तक सतह के रूप में किया जाता है। रोड लाइट में जो आता है, ठीक है, वो परावर्तक सतह के रूप में किया जाता है। और इसका तीसरा पॉइंट जो है कहता है अपसारी किरण उत्पन्न करने में, इसमें क्या होती है, अपसारी किरण उत्पन्न होती है उत्तल दर्पण में। अगला जो दर्पण है वो है समतल दर्पण। चलिए समतल दर्पण को भी देख लेते हैं। समतल दर्पण के दो उपयोग कहता है कि इसका जो पहला उपयोग है कहता है सोलर कुकर में परावर्तक सतह के रूप में किया जाता है। सोलर कुकर में परावर्तक सतह के रूप में किया जाता है इसका उपयोग। और समतल दर्पण का दूसरा उपयोग है कि जो है चेहरा देखने के लिए किया जाता है, जो हम लोग घरों में करते हैं, यूज जो करते हैं, वो क्या होता है, वो समतल दर्पण होता है। अगला जो प्रश्न है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहता है तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते, आखिर क्यों, ठीक है। हम जब आकाश में देखते हैं तो तारे टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन अगर ग्रह को देखते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है, वो टिमटिमाते हुए नज़र नहीं आते। आखिर ऐसा क्यों होता है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर कहता है कि ग्रह तारों की अपेक्षा हमारे बहुत समीप है। ग्रह तारों की अपेक्षा क्या है, हमारे बहुत समीप है। समीप मतलब होता है नज़दीक, ठीक है। कहता है अतः इनसे इतना पर्याप्त प्रकाश मिलता है कि वायुमंडलीय परतों के घनत्व के स्थायित्व के प्रभाव के चलते
प्राप्त किरणों की संख्या जो है वो अपेक्षाकृत कम आती है। अपेक्षाकृत क्या होती है, जो ग्रह की जो आती है, ठीक है, तारों की जो रोशनी आती है वो बहुत काफ़ी तक जो है कम आती है, ठीक है। वे लगभग अस्थायी रूप से चमकते दिखते हैं। वे क्या होते हैं, चमकते हुए दिखते हैं। तारों से चलने वाला प्रकाश किरण वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाले परतों से गुजरने पर क्या होती है कि वायुमंडल में विभिन्न परत होती है, वायुमंडल में जो है विभिन्न परत होती है, उनसे गुजरने के पथ में, उनसे जब वो गुजरते रहते हैं, ठीक है, आते रहते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, विचलित हो जाता है, जिसको हम विचलन भी कहते हैं, ठीक है। विचलन होते होते आते रहता है, ठीक है। और तारे का जो है प्रकाश विभिन्न क्षणों में अपरिवर्तित होते हैं। क्या होते हैं, विभिन्न क्षणों में अपरिवर्तित होते हैं, मतलब आते जाते रहते हैं, ठीक है, और टिमटिमाते नज़र आते हैं। तो इसी कारण जो है क्या होता है, यही कारण जो होता है वो तारे टिमटिमाते हैं और किंतु ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कहता है पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। अगला जो प्रश्न है कहता है पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अथवा में क्वेश्चन दिया गया है कि कांच के आयताकार झिल्ली में अपवर्तन के दो किरणों को दिखाइए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कहता है सबसे पहले कि पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। तो किसी स्लैब से होकर गुजरने वाले किरण के लिए, किसी स्लैब से होकर गुजरने वाले किरण के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती है। क्या होती है, आपतित किरण और निर्गत किरण जो होती है एक दूसरे के समांतर होती है। इन दोनों किरणों के बीच की लंबिक दूरी को क्या कहेंगे, पार्श्विक विस्थापन कहेंगे। जैसे कि चित्र के माध्यम से हम देख लेते हैं। ये देखिए आपतित किरण, ठीक है, और निर्गत किरण जो है जो कि परावर्तित किरण के अनुसार आती है। तो ये क्या होती है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहेंगे, पार्श्विक विस्थापन कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, पार्श्विक विस्थापन कहेंगे। ये कांच का स्लैब होता है, ये जो है कांच का स्लैब होता है, जिसमें ये आपतित किरण आती हुई किरण है, ठीक है, और यहाँ अंदर में जो होती है, ठीक है, जब प्रकाश इसमें आती है तो वो अपवर्तित किरण में बदल जाती है। कौन सी किरण, अपवर्तित किरण में बदल जाती है, और इससे बाहर जब आती है तो वो निर्गत किरण हो जाती है। जब स्लैब से बाहर जब निकलती है किरणें तो वो क्या होती है, निर्गत किरण कहलाने लगती है। और आपतित किरण से जो सीधा आने वाली किरण होती है वो क्या होती है, दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अगला प्रश्न है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्यों। जैसे कि इससे पहले का आया था, ठीक है, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। कहता है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्यों, आखिर क्यों कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं क्यों कहा जाता है। तो उत्तर कहता है कि अवतल लेंस के द्वारा समांतर प्रकाश की किरणें, अवतल लेंस के द्वारा जो है समांतर प्रकाश की किरणें आपतन के बाद जो होता है अपवर्तित होकर आपस में फैल जाती है। अपवर्तित होकर क्या होती है, आपस में फैल जाती है। यानी अवतल लेंस जो है प्रकाश के समांतर किरणों को अपसरित कर देता है। समांतर किरणों को क्या कर देता है, अपसरित कर देता है। अवतल लेंस के इसी गुण के कारण जो है अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। अवतल लेंस को इसी गुण के कारण जो है उसको हम अपसारी लेंस कहते हैं। आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए भी इसको याद रखेंगे कि किस लेंस को जो है अपसारी लेंस कहते हैं। तो अपसारी लेंस जो है अवतल लेंस को कहा जाता है।